अस्सलाम वालेकुम। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की मोर और लेस कहना चाहिए कि तौसीक कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जो आर्गूमेंट था उनका, उसके ज़्यादा फोकस मुझे लगा इस बात के ऊपर है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो क्या वो सियासी जमात है। ये एक इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि सियासी जमात तो बहरहाल है। हम ये कह सकते हैं कि उनके पास पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद नहीं है या उनके सिंबल के ऊपर किसी ने इंतखाब नहीं जीता, लेकिन क्या उनके सियासी जमात होने के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आज के प्रोग्राम में जिस पे बात करेंगे। दूसरा नुक्ता, 20 मार्च को एक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर डोनाल्ड लू, जिनकी वजह शोहरत यह है कि साइफ़र के हवाले से असद मजीद साहब ने जो मरासला भेजा पाकिस्तान में, उसके अंदर उन्होंने तज़किरा किया कि डोनाल्ड लू ने उनसे एक गैर पार्लिमानी या कहना चाहिए गैर सफारती अंदाज़ के अंदर ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर हटा दी गई तो फिर तो हो सकता है कि पाकिस्तान को माफ़ी मिल जाए, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो फिर माफ़ी मिलना मुश्किल है। 20 मार्च को उनकी एक टेस्टमनी होगी जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बातचीत होनी है। कभी इम्कान यह है कि साइफ़र का मामला भी और पाक यूएस रिलेशन भी उसमें ज़ेर बहस आएंगे। वहाँ सवाल जवाब उठेंगे तो यकीनन उनको ये बताना पड़ेगा कि असद मजीद से उनकी क्या बात हुई। ये पहला हिस्सा मोर और लेस वही होगा जो असद मजीद ने, जो पाकिस्तान के बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहे, उन्होंने लिख के तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को भिजवाया कि इसके ऊपर हमें डिमार्च करना चाहिए। डिमार्च का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतकार ने गैर सफारतकार जो सफारतकार के की हैसियत से उनके आदाब हैं उससे हट के कुछ अल्फाज का चुनाव किया, तो हमें इसके ऊपर एहतजाज फॉर्मली रजिस्टर कराना चाहिए। ये असद मजीद कह चुके थे, इसलिए वहाँ तक का हिस्सा तो 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर या इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि उसी साइफ़र की बिना के ऊपर उसको बुनियाद बनाकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरा दी। ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर कोई सवाल जवाब होता है या नहीं होता, अगर होता है तो फिर उसका जवाब क्या आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की डेवलपमेंट यह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने इरसा अथॉरिटी के ऊपर एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं ज़फ़र महमूद साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स भी रहे, शायद पेट्रोलियम में भी रहे, चेयरमैन वापडा भी रहे, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन किया और 24 घंटे से कम अरसे में आज वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऊपर। शायद शहबाज साहब की जो वज़ारत उज़्मा का सफ़र होगा उसमें हमें ये चीज़ें बार बार देखने में मिलेंगी। एक उनका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्हिसार और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशी रखना, उनको राज़ी रखना हर मामले के अंदर। ये दो बड़े इश्यूज़, बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने। आज के प्रोग्राम में जो दो मेहमान शख्सियात हमारे साथ हैं जिनसे इन तमाम पे बात करेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं। अता तारड़ साहब, आपको मुबारकबाद भी और बहुत शुक्रिया भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान नकम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ लाहौर से हैं, आपको भी राजा साहब वेरी वार्म वेलकम। अता तारड़ साहब, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, आप तो यकीनन उससे खुश होंगे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है क्योंकि ये एक असूल वज़ा करना पड़ेगा कि ये सीटें मिलनी चाहिए उनको जिनके पास 92 मेंबर्स हैं, या उनकी लिस्ट को बुनियाद बनाकर आपको दे देनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसेंशली जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो ऐवान में मौजूद नहीं है, पार्लियामान में मौजूद नहीं है, क्योंकि हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद सिंबल पे लड़ा। लॉ की स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे हों, वो कोई पार्टी बनाएं या एक पार्टी वहाँ पे अपनी नॉमिनेट कर दें और उसके तहत रिजर्व सीट्स ले जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस के अंदर है उसको ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो शेयर्स डिटर्मन हो सकें रिजर्व सीट्स के। रिजर्व सीट्स के हवाले से ही मामला बिल्कुल क्लियर है कि ऐवान में मौजूद जो पार्टीज़ होंगी, जो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको शेयर मिलना है रिजर्व सीट्स का। आप नई पार्टी वहां क्रिएट नहीं कर सकते, या ऐसी पार्टी जो ऐवान में मौजूद नहीं है उसका नाम लगा के नहीं कर सकते जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करके सीटें जीती ना हो। अब मैं ये समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि वो इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स के जो खवातीन हैं, माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनकी लिस्टें आवेजा करें, पब्लिश करें, ताकि आम वोटर उस पर तासुर कायम करके ये डिसाइड कर सके कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है कि नहीं देना। लेकिन ना तो लिस्टें आवेजा की गई, ना वो पार्टी ईवान में मौजूद है। तो ये एक, मैं समझता हूँ, अनोमली है। ये अगर कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जो ईवान में मौजूद होती तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती, उस पार्टी को शेयर मिलता। अब आपने एक आज़ाद अराकीन का ग्रुप बना लिया, ना पार्टी ईवान में मौजूद है, ना आपने कोई लिस्ट जो है वो जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्या लिस्ट लग गई थी इलेक्शन से पहले?
कि ये हमारी ख़वातीन है और ये हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, नहीं लगी थी। देखिए, अगर आइन को आप 51(6)D को पढ़ें विद सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको मिल ही नहीं सकती जब तक कि आप ऐवान में मौजूद नहीं तो हैं। आपका कहना यह है कि नशिस्तें जो मौजूदा पार्टीज़ हैं पार्लियामान के अंदर उन्हीं को मिलेंगी? देखिए, आइन और कानून की स्पिरिट तो यही है कि रिजर्व सीट्स फिर कहीं ना कहीं जानी है, और जो स्पिरिट ऑफ कंटेस्टेंट, डेमोक्रेसी से ये चीज़ मुतसादम नहीं हो जाएगी? मैं मालिक साहब ये समझता हूँ कि ओवर द टाइम पीटीआई ने कानून की इतनी खिलाफ वर्जियाँ की, और 2018 से पहले जो उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसका नतीजा ये निकला कि आप पार्टी इलेक्शन ना कराएं, आपका सिंबल चला जाता है, आप कहते हैं जी बड़ी ज्यादती हुई। वो भी देखे ना, अब आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए, ठीक तरीके से क्यों नहीं कराए, कानून को फॉलो क्यों नहीं किया। माजी में इनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर किया गया, जिससे इनको आदत पड़ गई कि चलो हम अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर भी लेंगे तो हमें कोई ना कोई रायत, कोई ना कोई फैसिलिटेशन मिल जाएगी। तो इस तरह होता नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। राजा साहब, आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या क्या पोजीशन इख्तियार करेंगे? दो बड़े मामले हैं, बल्ले का निशान लेना और दूसरा रिजर्व सीट्स का मामला। दोनों तनाज़ात कहीं सेटल होने ज़रूरी हैं। नहीं, इस वक्त तो बड़ा मामला रिजर्व सीट्स का ही है। देखें, आइन बड़ा वाजे है। आइन आर्टिकल 51 का जिक्र हुआ, इसी तरह सूबाई असम्बलियों के लिए आइन है, आर्टिकल 106 है। देखिए, वो ये कहते हैं आर्टिकल कि जितनी सीटें एक जमात जीतेगी जनरल इलेक्शन में, उसी तनासब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, यानी कि जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसी तनासब से मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती जिस तादाद में सीटें जीती गई हैं जनरल इलेक्शन में। अब यहाँ ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और आज पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जमातों को उनके तनासब से कहीं ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। इसका कोई तसव्वुर नहीं है आइन में। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI की 87 सीटें हैं 115 में से। अब उनको उन सीटों के बदले में मखसूस नशस्तों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि 60 के करीब मखसूस नशस्तें हैं। तो ये एक अजीब व गरीब मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल पैदा हो रही है कि जो जमात जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को या 9 फरवरी के फॉर्म 47 के ज़रिए 2 या 3 सीटें जीती हैं, उसको 7-8 मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, उसकी उस तादाद से कहीं ज़्यादा। तो ये बिल्कुल एक आइन के ख़िलाफ़ सूरत हाल है जो आज पेशावर हाई कोर्ट और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की वजह से नमूदार हुई है। मेरी नज़र में बात बिल्कुल वाज़ेह है। जब एक जमात को आज़ाद अराकीन ज्वाइन कर लेते हैं, 3 दिन का वक्त हासिल है, और आइन बड़ी वजाहत से कहता है कि किसी भी जमात के जो अराकीन हैं पार्लियामान में, उनमें उन अराकीन को शामिल किया जाएगा जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उन्होंने उस जमात को ज्वाइन कर लिया। लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मेंबर्स हु ज्वाइन a political party having been elected as independents within 3 days। तो जब वो आज़ाद अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गए, तो उनकी जो तादाद पार्लियामान में है या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है या पंजाब असम्बली में है, उसी के तनासब से अब उनको मखसूस नशस्तों में हिस्सा मिलता है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस रस्ते में ज़ाहिर है जाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं ना यहाँ। एक तो ये कि दीगर जमातों को उनके तनासब से ज़्यादा सीटें मिल गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI को उसके तनासब से सीट नहीं मिली, और उसके लिए तावील ये दी गई कि चूँकि लिस्टें जमा नहीं हुई थी और आइन नहीं, कानून जो है इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 104 ये कहता है कि लिस्टें जो हैं वो पहले जमा करानी थी। हमारी नज़र में जो लिस्टों की कदगन है, इसकी वजह से एक आइनी जो एक मंशा है उसको मरूब किया जा रहा है, आइन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा। लिहाजा मेरी नज़र में इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 वज़ात ख़ुद कलअदम है, बरखिलाफ़ आइन है, उसको अदालत को कलअदम करार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सेक्शन मौजूद रहता है असम्बलियों की तकमील नहीं हो सकती, या आपको दीगर जमातों को उनके तनासब से ज़्यादा सीटें देना पड़ेंगी, जो कि वज़ात ख़ुद बरखिलाफ़ आइन है। दुरुस्त है। अच्छा तारिक साहब, कल एक जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में एक वर्किंग रिलेशनशिप की जानिब पहला कदम था। चीफ मिनिस्टर KP आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, आपस में जो इशूज़ है सूबे के और मरकज़ का डिस्कस किया। गुड एक्चुअली फॉर्मल अरेंजमेंट जिसमें सूबा मरकज़ से आके इंगेज कर रहा है, इसे मैं कहूँगा पोलिटिकल इंगेजमेंट। आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मलिक साहब, ना सिर्फ ये देखिए, तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया,
वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये तमाम बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं कि वो जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, इस सिस्टम को आगे चलाने में जो है वो मददगार साबित हो रहे हैं। और कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आना, वज़ीर आज़म से मिलना और दोनों तरफ से जो एक पुरतपाक किस्म की गुफ्तगू भी हुई, मिलाप भी हुआ और बड़ी खुश असलूबी के साथ मामला डिस्कस हुए, बड़े अच्छे माहौल में हुए और मैं समझता हूँ बड़ा प्लेजेंट ओवरऑल एटमॉस्फेयर था जिसमें वो सारी बातें। और बाहर निकल के भी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के वफाक के लिए बहुत अच्छा है। गंडापुर साहब शहबाज साहब को क्या कह के बुलाया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, या क्योंकि वो पहले कहते थे वज़ीर आज़म नहीं है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल उनको वज़ीर आज़म कह के ही बुलाया। और उन्होंने भी, शहबाज साहब ने भी उनकी बड़ी इज़्ज़त की और एक बड़ी इज़्ज़त तकरीम के साथ ये मीटिंग कंडक्ट हुई और इतना अच्छा माहौल था कि सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली हम तो खुश हुए हैं ये डेवलपमेंट देख के कि मुल्क में तनाव थोड़ा सा कम हो। ये 4 जो इकाइयाँ हैं वफाक के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन, ये देखिए हम सियासतदान हैं, हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, मगर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का, इस्लामाबाद की अवाम का, बाकी सूबों की अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। हमारे इख्तलाफात की वजह से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए और सूबे की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन, वफाक की सूबे के साथ कोऑर्डिनेशन, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना, इसलिए पोलिटिकल इंगेजमेंट आगे चलनी चाहिए ताकि रास्ते खुले। मतलब साहब हमने तो कभी कसर नहीं छोड़ी। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ बनी गाला गए इमरान खान साहब को मिलने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हमने अब मिलजुल के आगे चलना है, इस मुल्क को बचाना है। बदतरीन हमारे साथ सलूक हो रहा था जब हम अपोजिशन में थे 2018 वाली गवर्नमेंट में। शहबाज शरीफ साहब ने मजाक से हंस के कहा कि खान साहब आपने हमें दीवार के साथ लगाया नहीं है, आपने हमें दीवारों में चुनवा दिया। खान साहब भी बड़ा हंसे, वो इमेज आपको याद होगा। तो कहने का मकसद ये है, हमने तब भी हाथ आगे बढ़ाया और हमने कहा मिसाक मईशत करें। भी बढ़ाइए, हमने अभी भी बढ़ा रहे, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को उनके रिहा कर दीजिए, कुछ के ऊपर FIRs के इश्यूज हैं, उसको हाथ हौला कर लीजिए। मलिक साहब, जहाँ पे तो हीनस क्राइम्स के इश्यूज हैं, पोस्ट 9th में जो लोग जलाओ घेराव में इन्वॉल्व थे, शोधा की यादगारों को मस्मार करने में 150 होंगे ना उनके मुकदमा चलाए। बिल्कुल ठीक बात है और मैं ये समझता हूँ, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो मिसाक मफामत की बात की है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद एक चलिए बढ़ेंगे आगे, मैं इसको बड़ी खबर चलाऊंगा, आप बताइए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक मफामत का रास्ता अपनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए और अपनाना चाहिए या मैं अर्ज करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने एक कदम लिया पिछले दिनों। उन्होंने ख़वातीन और बच्चे जिनकी जो हिनस क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं थे और जिनकी सज़ाएँ 2 साल से कम थी, 2 साल या 2 साल से कम थी, उनके लिए आप माफ़ी का ऐलान किया। वो प्रेसिडेंट ने समरी भी उसकी साइन कर दी और वो भिजवा दिया गया आगे सूबों को भी। तो ये देखें ना, ये PTI के कुछ लोगों के ऊपर 100-100, 50-50 FIR है। अगर आप, मैं सलमान राजा का टाइम थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उन FIRों के ऊपर हाथ हौला कर दें, इनको गुंजाइश दें, तो ये बहुत बड़ी मुफाहमत होगी। देखिए जहाँ पे एंटी स्टेट एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहाँ तो सारी एंटी स्टेट नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, जहाँ पे लेट सपोज एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बातचीत भी होनी चाहिए और वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए। इनकी बड़ी खबर चलाएं, बिल्कुल चलाएं, टेक दिस इनिशिएटिव। नहीं बिल्कुल, आपकी खिदमत होगी। जहाँ पे मैं समझता हूँ एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए और वहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के हम इस मामले को मामला फहमी के साथ आगे चला। राजा साहब, आप देखते हैं कि कोई गुंजाइश मौजूद है जहाँ आप, बड़ी पार्टी हैं इस वक्त, कौमी असम्बली में आपकी तादाद PMLN से ज़्यादा थी जो डायरेक्ट जीत के आए लोग, और इस वक्त ये हुक्मरान जमात है, दोनों हाथ मिलाएं और मुल्क को इस खलफशार से निजात दिलवाएं? देखिए, उसका एक बड़ा ज़रिया है जो खलफशार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो इलेक्शन में मामलात हुए हैं उस हवाले से एक शफाफ निज़ाम कायम किया जाए जिसके तहत हम हक सच तक पहुंच सकें। देखिए, हम लोग बहुत घायल हैं, हमने उस रात को सहा है 8 और 9 फरवरी के दरमियान जो बर्बरियत हुई, जिस तरह हमें उठा उठा के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से बाहर फेंका गया, मैं खुद मौजूद हूँ। तो ये हम नहीं भूल सकते, ये हम नहीं भूलने देंगे। हम इस पे इसरार करेंगे कि उस दिन जो धोखा हुआ, जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला हुआ, उसको आपको ठीक करना है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर उस हवाले से कोई शफाफ निज़ाम है, इस वक्त 2 जज साहिबान को मुतय्यन किया गया है पूरे सूबा पंजाब के लिए, जहाँ 140 कौमी नशस्तें हैं, 300 सूबाई नशस्तें हैं। 2 जज साहिबान को कहा गया है कि 3 बजे से 5 बजे तक वो इलेक्शन के मामलात को देखेंगे। तो ये ना करने वाली बात है। हमें नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त निज़ाम में ख्वाहिश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। 3 हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन के पास दरबदर फिरते रहे और उसके बाद उन्होंने पहले से लिखे हुए फैसले सुना दिए। ये तारीख़ में स्याह हरूफ में ये तमाम वाक़यात दर्ज होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।
आज अगर कोई समझता है कि बड़ी चालाकी से उसने मामलात को निपटा लिया, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क बिल्कुल सुकून से नहीं बैठेगा, ये कौम सुकून से नहीं बैठेगी, या माशी तरक्की नहीं होगी, या अवाम और रियासत का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा जब तक हम इस नाइंसाफ़ी को नहीं देखेंगे और इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे। अगर हम ये कर देते हैं, एक निज़ाम वज़ा कर देते हैं जहाँ नज़र आए कि इंसाफ की ख्वाहिश है, हक़ तक पहुँचने की ख्वाहिश है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम निज़ाम को आगे चला सकते हैं और बिलाखिर हम न सिर्फ सच्चाई तक पहुँचेंगे, हम जमहूरियत तक पहुँच जाएंगे और इस मुल्क में इस्तेहकाम भी होगा, इस मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे हट कर आप एक झूठ और फरेब पर इमारत खड़ी करें और समझें कि अब मईशत दौड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। चलेंगे ब्रेक से वापसी पे तारड़ साहब से इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिनिस्टर साहब, बहुत सारे इश्यूज़ आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जर्नलिस्टों वाला भी मामला, असद तूर जो है वो अब दूसरी तीसरी दफ़ा पकड़ा गया, उसके ऊपर आप गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। ट्विटर की बंदिश है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हमने ट्विटर को बंद करके क्या पाकिस्तान की खिदमत की है। इसके ऊपर आप एक पोजीशन ले सकते हैं। बीइंग ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको कुछ इश्यूज़ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, दोनों के जवाब चाहूँगा, असद तूर पे भी और ट्विटर पे। मैं इस पे आता हूँ, जो अभी मेरे मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे। देखिए, एक इमारत 2018 में गलत खड़ी की गई, उसकी बुनियादें भी गलत थीं, उस इमारत को गलत, मुकम्मल तौर पे गलत बनाया गया। काश ये तरीके इंसाफ में उस वक्त रियलाइजेशन होती। राजा साहब तो उस वक्त तरीके इंसाफ में नहीं थे, मगर तरीके इंसाफ ने जो 2018 से सिस्टम चलाया ऑन पर, बल्कि 2017 से जो चलाया, देखिए वो एक बड़ी इस मुल्क में गलत रिवायात कायम की गई, गलत मिसालें कायम की गई। कभी इस तरह नहीं हुआ था इस मॉडर्न डे एंड एज में कि किसी पॉलिटिशियन पे हेरोइन डाल दी जाए। आप वज़ीर आज़म तकरीरों में कहे कि मैं फ़लाँ को उल्टा लटका दूंगा, फ़लाँ को मैं मार दूंगा, फ़लाँ को जेल में डाल दूंगा, फ़लाँ का मैं एसी उतार लूँगा, फ़लाँ का खाना बंद कर दूंगा। तो देखिए, ये वक्त का धारा है और हमें सियासतदानों को सीखने की ज़रूरत है कि कभी कोई ऐवान के बाईं तरफ बैठा है, कभी कोई दाईं तरफ बैठा है, तो ये वक्त का धारा चलता रहता है। थोड़ा ग्रेस के साथ और जमहूरी रिवायात को कायम रखते हुए अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। देखिए ना, हमने 90 की दहाई में हमने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा कुछ सीखा। हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हम आए, हमने पीसफुल ट्रांजिशंस की 2008 में भी, 13 में भी। 18 में जो एक जुल्म ज्यादती हुई, जो आप लोगों के साथ किया गया या जो नवाज शरीफ के साथ किया गया, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद, वो भी गलत था। जो आजकल पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है वो भी गलत है। देखें कि जो इन्होंने, आप दोनों को लीडर्स बनना पड़ेगा, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेंगी, मगर जो इन्होंने उस सहूलतकारी की आड़ में जो जराइम किए, या जो इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, या जो इन्होंने मुल्की दफा के ऊपर ही हमला कर दिया, देखिए उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब मैं देखें, एज अ डेमोक्रेट, और मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और एजुटेशनल पॉलिटिक्स भी की है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बाकी तमाम राइट्स के ऊपर एक हावी राइट है। आपका जितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, जितने हकूक़ हैं, वो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, जो भी है, राइट टू असेंबली है, अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया जाए तो वो बाकी हकूक़ के लिए आप आवाज़ ही ना उठा सकें, तो बाकी हकूक़ जो हैं उनका फिर फ़ायदा कोई नहीं। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मगर एक कुछ हकूक़ रियासत के भी हैं। देखिए आजकल क्या ट्रेंड है, मुल्क से बाहर बैठ के कोई वीलॉग सुबह उठता है, बनाता है, और उसकी कोशिश होती है आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, कोई आईएमएफ को लेटर लिख रहा है, कोई जीएसपी प्लस स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ट्विटर बंद करके उसका फ़ायदा होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक थिन लाइन है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म होता है वहाँ पे रियासत के हकूक़ का आगाज़ होता है। रियासत, नहीं सर, ये मैं अभी भी समझने से कहा सर, वीपीएन लगा के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। करता हूँ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पाकिस्तान का मफाद है, जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मफाद है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है, वो सबकत लेता है चीज़ों के ऊपर। मगर हमें बिल्कुल आपकी बात बजाय हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है। देखिए, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, एक्स से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, टिकटॉक तक, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये जो राइट है ना, हमें एक कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चार्टर करना होगा आपस में, इस पे स्टेट की रेगुलेशन ना हो, ना स्टेटस को बंद करें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ सर्टन लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं करेंगे, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। थ्रू मीडिया सेल्स जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, अब देखिए ना, कोई कितना भी अपने आप को साफ़ी कहता रहे, आजकल मलिक साहब वो लाइंस क्लियरली ड्रॉन है।
प्रो और लेकिन एंटी, उसकी जो असर तूर के साथ किया है वो भी दुरुस्त देखिए मैं समझता हूँ उस केस को देखने की ज़रूरत है कि वो दुरुस्त नहीं है। वो किस हद तक दुरुस्त है, नहीं है, देखने की ज़रूरत है। मगर मेरी जो गुजारिश है ना, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन नहीं, स्टेट की रेगुलेशन नहीं, आपस में हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें कि ये बहुत ही अच्छा डूज होगा, हैं बहुत और ही अच्छा ये होगा। डोंट्स हैं। मैं राजा साहब आपसे भी इसके ऊपर जवाब चाहूँगा। ये बुनियादी तौर पर पिछले 10 सालों में मीडिया के ऊपर जितना भी ऑनस्लॉट आता है ना, हमें गालियाँ बहुत पड़ती हैं, वो सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं ना, उनके ज़रिए पड़ती हैं। आप कभी किसी को गाली नहीं निकालेंगे, तारड़ किसी को गाली नहीं निकालेगा, लेकिन इनके वो जो मीडिया सेल्स हैं वो कुछ भी कर गुजरेंगे। तो अगर आप आपस में इंगेज कर लेना एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारी चीज़ की सफाई हो सकती है। नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ये सियासत में गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मसला ये है कि बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके साथ लोगों की वाबस्तगी है। ज़रूरी नहीं है वो उनके मेंबर हों या उनके मीडिया सेल के रुकन हों, लोग अपने आप भी बहुत बात करते हैं। अब उसको किसी पार्टी से मंसूब करना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। अब अगर एक शख्स कहीं बैठ के कोई बात कर रहा है जो आप समझते हैं कि गैर मुनासिब है, अब उसको जवाज़ बनाकर आप पूरे ट्विटर को या एक्स को बंद कर दें, तो ये किसी तरह बात जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपके राजा पास साहब, लेकिन मैं अपना सवाल दोहराऊंगा यहाँ पे। हमारी बहुत सारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको जब निशाना बनाना होता है, बहुत सारी उसमें से शादीशुदा लड़कियाँ अपने ससुराल रहती हैं, बाल बच्चों वाली हैं, उनके मतलब वो कुछ लिखा जाता है कि उनके ना वो बच्चे पढ़ सकते हैं ना उनके घर वाले पढ़ सकते हैं। अगर आप पोलिटिकल पार्टीज़ आपस में ये लाहेमल तय कर लें कि हम अपना बयानिया तो देंगे लेकिन इखलाकियात से गिरी हुई कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सफाई हो सकती है, बहुत सफाई हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ये बिल्कुल होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत एक वाज़े जो है ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, हदबंदी होनी चाहिए। जो कुछ मिसाल के तौर पे KP असम्बली में हुआ एक खातून रुकन के साथ, मैं उस पर सख्त नाला हूँ, मैंने अपनी खफगी का इजहार भी किया है हर मुनासिब फ़ोरम पर। लिहाजा मेरी नज़र में हमारे माशरे में जिसको हम मिसोजिनी कहते हैं या पेट्रियार्की कहते हैं, एक पिदर शाही का एक नज़रिया कि ख़ातून को एक आसान हदफ समझ के मातूब किया जाता है, हमें उसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ सियासी तफरीक से बालातर होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये वो मामलात हैं वेरी वेल डन। मैं कहूँगा कि ये इस प्रोग्राम की मेरे कंट्रीब्यूशन होगी, अगर आप दोनों यहाँ से एक तरीक़ाकार तय करके उठें कि वो तरीक़ाकार क्या होगा। मैं आपको भी शाबाश देता हूँ और राजा साहब को भी शाबाश देता हूँ, लेकिन ये एक तरीक़ाकार भी तजवीज़ करिए कैसे इंगेज करेंगे आपस में। अगर सिर्फ एक चार्टर कर लेना, देखिए अगर कोई आप दावत दें राजा साहब को, बिल्कुल मैं राजा साहब को इन्वाइट करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से इन्वाइट करता हूँ कि हम डूज एंड डोंट्स तय कर लें। और देखिए कई दफ़ा ये होता है कि पार्टी ऑफिशियली किसी को पार्टी लाइन नहीं दे रही होती, वॉलंटियर होता है, हल्की सी आंख मार के कहते हैं कि यार जुड़ जा, लग जा इस काम पे। हमें ये काम भी रोकना है, लोगों को डिस्करेज करना है कि यार ये रेड लाइंस क्रॉस ना करें। ख़वातीन के साथ जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों की बात तलाकों तक पहुंच जाती है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, लोगों की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये अगर हम तहिया कर लें तो आई अश्योर यू कि हमारे जो वॉलंटियर्स भी हैं ना, वो भी इस चीज़ से पीछे उनको तो आपको रूल्स या गाइडलाइंस आप नहीं देंगे ना, आप SOPs वज़ा करेंगे कि सोशल मीडिया चलती है SOPs। अगर चाहे पार्टी लेवल पे फ्लोर ऑफ द हाउस को कमेटी बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं कि हम बैठ के इनके SOPs तय कर लें और फिर वो रेड लाइन कोई क्रॉस ना करे, और जो क्रॉस करे हम मिल के उसको कॉल आउट करें कि इसने ज्यादती की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। अच्छा, बेस्ट फोरम ये होगा कि आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और यहीं से दावत दें राजा साहब। मैं ये मलिक साहब आपका सजेशन नोटेड है जी, और मैं ये आज पार्लिमानी लीडर इनके नॉमिनेट हुए हैं जैन कुरैशी साहब, और वो बड़े रीजनेबल आदमी, उनसे हम बात करेंगे, मैं स्पीकर से भी बात करूंगा, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस कि हम इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं आपको ऑन एयर शाबाश दूंगा जिस दिन आप ये काम करेंगे। राजा साहब, आपको भी इस पे वेल डन है कि पार्टी लाइन से ऊपर निकल के आपने बात की है। डोनाल्ड डू वाली एक मीटिंग आने वाली है जी, उसके ऊपर आपसे तबसरा चाहता हूँ 20 मार्च। क्या उस दिन हमारे सामने कुछ ऐसा आने वाला है जिससे पता चलेगा कि अमेरिका की साजिश थी और यहाँ से जो इमरान कहते थे मीर जाफ़र ने बैठ के हुकूमत गिरा दी, या वो सिंपली बताएंगे कि टिपिकल वो कॉबॉय स्टाइल जो अमेरिकन का है। मुझे याद पड़ता है वो हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी तो यहाँ आने से पहले काबुल उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये ना किया तो पाकिस्तान विल फेस कंसिक्वेंसेज। यहाँ इस्लामाबाद आई, मैंने पूछा वो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, तो उनके पास उसके बाद कोई जवाब नहीं था। तो ये उसी टाइप की एक डोनाल्ड डू की बढ़त थी या उससे हट के कोई चीज़ थी राजा साहब?
देखिए, जो डोनाल्ड लू ने कहा, ये बात तो अब वाज़ेह है। साइफ़र के जो मंदरजात हैं वो भी शाया हो चुके हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे। ये इंतहाई गैर मुनासिब बात थी एक अमरीकी एहलकार का ये कहना कि अगर तो ये तरीके अदम इंसाफ कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। इससे कम अज़ कम ये तो एक बात सामने आती है कि उनकी खुशनुदी से ये तरीके अदम इंसाफ जो थी ये चलाई जा रही थी। अब ये कहना कि ये उनकी तरफ से साजिश थी या नहीं थी, वो अपनी जगह बात है, लेकिन ये कि अमेरिका की खुशनुदी थी, अमेरिका को इल्म था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, और वो एक तवक्को कर रहे थे उस हवाले से, और उनकी शय हासिल थी यहाँ जो भी मनसूबा साज थे उनको, ये सब कुछ तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब इससे आगे हम मफरूज़े कायम कर सकते हैं कि पहल वहाँ से हुई या पहल यहाँ से हुई, यहाँ से इजाज़त मांगी गई या यहाँ से इशारा किया गया कि भाई हम ये करने वाले हैं, आप ठीक है ना इस अमल से। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कर दो, हम तुम्हें माफ़ करेंगे। तो ये तमाम बातें तो मफरूज़े की हद में हम रख सकते हैं, लेकिन जो बात बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि अमेरिका की कि इल्म से और खुशनुदी से यहाँ पर एक तरीके अदम इंसाफ चलाई जा रही थी, और इसका एक बड़ा तारीखी पस मंज़र है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। अमेरिका का रजीम चेंज का एजेंडा पूरी दुनिया रजीम चेंज अमेरिका एज ए टूल यूज़ करता है दुनिया के बेशतर ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान के मामले में आज मार्च है और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। मार्च 2021 में यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए थे आपकी हुकूमत में, और आपकी हुकूमत के 22 लोग आपको छोड़ चुके थे। जो उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इसके ऊपर मुतज़ब्ज़ब थी कि नो कॉन्फिडेंस लाएं या ना लाएं। ये इस्टेब्लिशमेंट से डरती थी कि वो जनरल फैज़ इनके बंदे तोड़ के ले जाएगा और तहरीक नाकाम हो जाएगी, उनसे इंश्योरेंस मांगते थे। तो मेरे ख्याल में ये टिपिकल इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट लड़ाई थी, इसको आपने अमेरिका का रंग दे दिया। मैं एज ए जर्नलिस्ट इस पूरे अमल से एक एक दिन के स्टेप बाय स्टेप वाकिफ हूं। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का इल्म और शायद उससे बढ़कर खुशनुदी शामिल थी। हम हतमी बात नहीं कर सकते, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये एक खदशे का इजहार करना कि इल्म और खुशनुदी शामिल थी, ये खदशा तो हम जाहिर कर सकते हैं। तारड़ साहब देखें, ये एक अजीब सी रविश बन गई है कि कुछ हो जाए ना अमरीकी साजिश, और ये मैं समझता हूँ इन्होंने शायद कोई नैरेटिव के लिए कोई फर्म हायर की थी, जिसने PR फर्म ने इनको कहा कि अमेरिका से पा दो, ये बड़ा पॉपुलर बयानिया बन जाएगा, लोग स्टिकर लगा लेंगे गाड़ियों पे, क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आज तक ये नहीं पता लग सका कि एब्सोल्युटली नॉट खान साहब ने किसको कहा था, कब कहा था, किस डिमांड पे कहा था, मगर कौम को उसके पीछे लगा दिया। देखें, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर। 2 लोग इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स मैनेज करते थे, जो ग्रास रूट लेवल के सियासतदान से कनेक्टेड थे, उनको हर जगह इलेक्टेबल्स का पता था। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, ये 2 लोग थे। दोनों को जेल भेजा गया, दोनों पे मुकदमात कायम किए गए, दोनों को पार्टी से बेदखल किया गया। फिर एक वक्त आया कि खान साहब को बजट पास करवाने के लिए भी फ़ोन करवाना पड़ता था, और ये मुझे परवेज़ अली साहब ने खुद बताया। उन्होंने कहा जी मैं काफ लीग का सदर हूँ, तो मुझे बाकायदा खान साहब के लिए फ़ोन आता था कि जी कल अपने मेंबर जो हैं वो आप डिनर पे भिजवाएं, बजट पास होना है। जब आप अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमज़ोर करते हैं और उसके बाद आप रिलायंस करते हैं कि जी मुझे कोई और मेरी मदद करेगा, तो भैया आप अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की क्यों नहीं करते? अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर अमेरिका पे डाल देना। क्या 20 मार्च को कोई वहाँ से सरप्राइज निकलेगा या नहीं? मैं नहीं समझता। ये साइफर वाला जो पूरा एक ढोंग रचाया गया, साइफर इज ए रियलिटी, लेकिन ये कहना कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, वो वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। देखें, साइफर 100 तरह के आते हैं, 100 तरह के जाते हैं। उसमें डिस्प्लेजर भी होता है कई दफ़ा, उसमें अनॉयंस भी होती है, उसमें कई चीज़ों पे खुशी भी होती है। ये नहीं हो सकता कि एक सॉवरन स्टेट आपके सफ़ीर को बुला के कहे कि यू आर गॉन, कल तुम्हारी हुकूमत गिरने लगी है। अपने प्राइम मिनिस्टर को कह दो कि हम गिराने लगे हैं। पुराने बादशाहों के वक्त में नहीं होता था कि वो किसी सफ़ीर को बुला के कहें कि अपने बादशाह को दस दे हम गिराने लगे आपकी हुकूमत। देखिए, ये स्टेट क्राफ्ट है, ये बड़ा संजीदगी से लेने वाला मामला है। इसको सियासत के लिए साइबर को इस्तेमाल किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, गलत इंटरप्रेट किया गया। ये काम नहीं करना चाहिए था, और इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। रूटीन की चीज़ें होती हैं जो आती जाती हैं, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर करना, मैं समझता हूँ ज़्यादती है। एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। IMF की टॉक्स चल रही हैं,
आपकी क्या तवक्कुआत हैं आउटकम? एक तो हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बड़ी पसीराई मिली है, ब्लूमबर्ग में पब्लिकेशन आई हो, जनरली आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने अच्छे इकदाम लिए हैं, परसेप्शन पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी और ओवरऑल रेवेन्यूज़ बढ़ाने के हवाले से, फिजिकल डेफिसिट कम करने के हवाले से, एक्सपेंडिचर्स कट करने के हवाले से, ट्रेड डेफिसिट कम करने के हवाले से PM साहब भी रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं और एक जनरली पॉजिटिविटी है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द हालात कंट्रोल में आएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर की इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। कल आपने देखा होगा उनकी मीडिया अपीयरेंस भी, वो कॉन्फिडेंट भी है, उनको कमांड भी है, चीज़ों का पता भी है और उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियर है। राजा साहब, एक जो सबसे बड़ा इशू रह जाएगा ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, वो है पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पोलिटिकल इंगेजमेंट हो। उसकी कोई राह निकालने का इम्कान मौजूद है या नहीं है? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया ना, इम्कान बिल्कुल मौजूद है। ज़रूरत यह है कि आप फ़रेब से आगे बढ़कर सच्चाई की जानिब बढ़ें। अगर तो आप एक निज़ाम वज़ा करते हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि हम सच की तरफ बढ़ सकते हैं, इस मुल्क में जो जमहूरी मैंडेट है उसका इजहार हो सकता है, तो फिर उस राह पे हम चल पड़ेंगे और इस्तेहकाम भी आ जाएगा और जो जमहूरियत है उसका बोलबाला होगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप जमहूरियत को सल्ब किए रखें, आप आवाज़ को सल्ब किए रखें, आप काल कोठरियों में लोगों को डाले रखें और फिर ये तवक्को करें कि मुल्क में सब अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा तारीख़ का मुतालिया कर लीजिए। ये डेफिसिट कम करने से, प्राइवेटाइजेशन करने से मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्कों की तरक्की के लिए आपको बहुत एक मुस्तहकम रिश्ता चाहिए अवाम और रियासत के दरमियान। बिल्कुल सही है। सलमान अकरम राजा साहब, अता तारड़ साहब, आप दोनों के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।